नमस्कार, आप देख रहे द जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। देश में जो मुद्दे उठ रहे हैं, पुलवामा वाला मुद्दा जो बहुत बेहद संवेदनशील है, उस पर हमारे जो जवान हैं उनकी जो शहादत हुई उसको रोका जा सकता था, उस पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार बयान आ रहे हैं, अमित शाह का भी बयान आया है। उन्होंने सत्यपाल मलिक पर पलटवार करते हुए बोला है कि अगर सत्यपाल मलिक की अंतरात्मा को जागना ही था तो जब वो बीजेपी के साथ थे या वो जब गवर्नर थे तो तब उन्होंने ये सारी बातें क्यों नहीं रखी। बार बार सवाल उठ रहे थे कि बीजेपी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो अब जब बयान आ गया है, जब लोगों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है वो हम जानने आए हैं। अभी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अतुल त्रिपाठी जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि जो सारे मुद्दे अभी देश में चल रहे हैं, स्पेशली हम बात करें जो जवान हैं, जो किसान हैं, हर तबका सड़कों पर उतरा हुआ है, हर तबके पर सवाल उठ रहे हैं, तो कैसे जो देश की राजनीति है वो किस तरफ जा रही है अतुल जी? देखिए, उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहान ही न थी। वो ऊंचे ऊंचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियाँ चढ़ता गया। जिसे खुदा कहलाने का शौक़ था वो मरघट का मसीहा बनता गया। आज इस देश में, इस देश के लिए इतने दुर्भाग्य की बात है कि आज नौजवान सड़कों पर है, आज किसान सड़कों पर है, आज खिलाड़ी सड़कों पर हैं। आज पूरे देश में आपातकाल का माहौल है और आप देखिए किस तरीके से किसानों की लाशों पर राजनीति की गई। 700 से अधिक किसान मर गए, लेकिन प्रधानमंत्री को होश नहीं आया। बॉर्डर पर लगातार जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जाग नहीं रहे हैं। आखिर कब तक ये जो है जुल्म सितम, ये खून पर राजनीति इस देश में होगी? आज इन्हीं के गवर्नर हैं जो एक बार नहीं 4 स्टेट के गवर्नर रहे हैं और सरकार में बहुत अहम पदों पर, संवैधानिक पदों पर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस देश की शक्ति, इस देश के जवान ने प्रधानमंत्री से 5 एयरक्राफ्ट मांगा कि मोदी जी 5 एयरक्राफ्ट दे दो, जिससे कि जो कॉन्वॉय है, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बड़ा कॉन्वॉय रोड के रास्ते नहीं गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्रालय ने 5 एयरक्राफ्ट देने से मना कर दिया और उसके चलते 40 जवान शहीद हुए। और कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि उन जवानों के नाम पर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगो। आज राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, सत्ता के लिए ये सरकार कुछ भी कर सकती है और खूनी होती चली जा रही है इस देश की राजनीति। ये खतरनाक है। अमित शाह का बयान आया है, हाल ही में उन्होंने बोला कि अगर सत्यपाल मलिक जी की अंतरात्मा को जागना था तो वो उस समय क्यों नहीं बोले, जब वो हमारी सरकार का हिस्सा थे और जब उस पद पर थे, उस समय उन्होंने ये बयान क्यों नहीं दिया? अमित शाह जैसा निठल्ला, नकारा, इनकॉम्पिटेंट गृह मंत्री हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ। और ये बात करते हैं, इनके कार्यकाल में 3000 से ज़्यादा दंगे इस देश में होते हैं। अपराधियों को जो है खुलेआम उत्तर प्रदेश में जो है गोली मार दिया जाता है पुलिस की सुरक्षा में। उसको तो माफिया राज का अंत बताते हैं। आप समझिए, ये कोई माफिया राज का अंत नहीं है। इस देश में इनके पाले पोसे माफिया जो धनंजय सिंह हैं और तमाम स्वजातीय लोग हैं, क्या उनका अंत नहीं होना चाहिए? जिनके पास 100 मुकदमे हैं, जिनके ऊपर बलात्कार, हत्या, भ्रष्टाचार, गैंगस्टर जैसे मुकदमे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि योगी जी के साथ जो बैठने वाले विधानसभा में विधायक हैं, उनमें से 158 विधायक अपराधी हैं, बलात्कारी हैं। क्या उन पर कार्रवाई होगी? आप समझिए, इस देश में भाजपा के और आरएसएस के जो नफरत का एजेंडा है, 365 दिन उसी एजेंडे पर ये सरकार काम कर रही है और इस देश को मजहब में, इस देश को नफरत में बांटने का काम हो रहा है। और मैं तो कह रहा हूं गृह मंत्री से कि क्यों इनको सांप सूंघ जाता है, आप क्यों नहीं जाके जांच कराते हैं? पुलवामा में 300 किलो RDX आया, वो किसके उससे आया, किसकी चूक से आया? क्या वहाँ पर पे तो 8 तारीख को सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया था कि बर्फ़ पिघलने के बाद से वहाँ पर जो है कॉन्वॉय नहीं जाना चाहिए। किसने परमिशन दी? आप समझिए कि इस देश के जो गृह मंत्री हैं वो इतने निठल्ले हैं कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए, क्योंकि आपके पास कुछ
करने को तो है नहीं। देश पे लगातार बॉर्डर पे जवान शहीद हो रहे हैं। अभी परसों की घटना है, किस बर्बर ढंग से जवानों की गाड़ी में बम विस्फोट किया गया और जिंदा जवान जल के मर गए। आप जा कर के देखिए पूरे देश में आज उनका तो किस कहना तरीके था से कि उनकी सरकार आने के बाद जो अराजकता है। सुरक्षा है, बिल्कुल जो सुरक्षा है उसके मायने बढ़ेंगे, जो सेना है उनकी जो इज्जत है वो हमने बढ़ाई है, सारी चीज़ें की। तो फिर जब ये मामले सामने आ रहे हैं तो ये कितनी चीज़, और ना फिर जब सामने से जवाबदेही आ रही है, ये कितना बड़ा मुद्दा बन जब सतपाल मलिक ने इनके काले करतूतों का पर्दाफाश किया तो आपने देखा अभी कल किस तरीके से सतपाल मलिक को गिरफ्तार करा दिया गया, सीबीआई का नोटिस भेजा जा रहा है। आज ये समझना पड़ेगा कि इस देश में कैमरे और कलम पर बंदूक का पहरा है। आज तानाशाह नहीं चाहता है कि इसकी खिलाफ कोई सवाल पूछे और इसी का डर है। और आप लोग भी खतरे में हैं, इस बात को समझिए। जो भी लोग इस तानाशाह सरकार से सवाल पूछेंगे या तो उनकी हत्या करा दी जाएगी या उनके घर पे सीबीआई ईडी भेजी जाएगी। हर वो काम किया जाएगा जिससे कि उनको दबाया जाए, कुचला जाए, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है इस देश में। जिस प्रकार से कल सीबीआई का नोटिस आता है पहले सत्यपाल मलिक जी के पास, उन्होंने क्लियर किया कि उनके अधिकारी उनके पास पूछने आएंगे इंश्योरेंस मामले को लेकर, लेकिन उसके बाद ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और सवाल ये उठता है, विपक्ष भी बार बार बोल रहा है कि जिस पर सवाल उठा, मोदी जी पर सवाल उठा, अमित शाह पर सवाल उठा, उन पर सवाल करने के बजाय या उन पर जांच बिठाने के बजाय जिसने आरोप लगाया है उनको गिरफ्तार करने का क्या चीज़? देखिए, ये भाजपा की झुंझलाहट है। स्पष्ट तौर पर ये कर्नाटक का चुनाव हार रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि भाजपा विरोधी लहर इस देश में खड़ी हो रही है और इनके खिलाफ अभी आपने देखा किस तरीके से पूरा ओबीसी समाज आज जो है भाजपा के खिलाफ मुखालफत कर रहा है और कैसे जो है तीसरा मोर्चा बनाने की बात चल रही है। इन सभी चीज़ों से भाजपा बौखलाई हुई है और अभी आप इंतज़ार करिए, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा देश में और दंगे होंगे और जो है सांप्रदायिकता फैलाई जाएगी और देश को मजहब जाति में बांटा जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं रह गया है और आप देखेंगे कि अतीक अहमद जैसे तमाम अपराधियों का किस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है। एक अपराधी को जो है किस तरीके से भाजपा उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अपराधियों का अंत हो, लेकिन कानून व्यवस्था की हत्या करके आप अपराध को नहीं मिटा सकते हैं। और एक कहावत है अंग्रेजी की बहन कि एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर सड़कों पर इसी तरीके से जो है गोली चलती रहेगी और सड़कों पर न्याय होगा तो इस देश में संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान का राज नहीं रह जाएगा, अराजकता रह जाएगी। और बार बार ये सरकार और इसमें बैठे हुए लोग, और सबसे पहले तो इस देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए कि क्या अपने लोगों का आप एनकाउंटर करा दोगे, क्या उनके घरों पे बुलडोजर चलवा दोगे? यही तो सवाल है, ये इस देश की जनता सवाल पूछ रही है, इस देश का गरीब किसान मजदूर पूछ रहा है। ये जो एक तरफा न्याय आप बांट रहे हो, जो आप नागपुर से संविधान चलाने का प्रयास कर रहे हो, संविधान के सीने पे चढ़कर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, वो 21वीं सदी का भारत सहने वाला नहीं है। और नौजवान सड़कों पर हैं, किसान सड़कों पर हैं, लगातार इस देश में हर तबका सड़कों पर है। क्या जो इसका 2024 पर फर्क पड़ेगा? जो दावे आ रहे हैं बीजेपी के तरफ से कि वो इतनी ज़्यादा सीटों से जीतेंगे, बहुमत से जीतेंगे, सारी चीज़ें आ रही, क्या इन मुद्दों का उस चुनाव पर फर्क पड़ पाएगा? देखिए, अब तो मैं नहीं समझता कि चुनावों से कुछ होने जा रहा है, क्योंकि भूख के विरुद्ध, भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए हमने ली कसम, हम लड़ेंगे। लुट रही हैं आदमी की रोटियां, बिक रही हैं आदमी की बोटियां, किंतु अडानी भर रहा है कोठियां। लूट का ये राज हो ख़त्म, क्रांति के लिए जले मशाल, क्रांति के लिए उठे कदम। बहन, जब तक इस देश में अब संपूर्ण क्रांति नहीं होगी, जब तक इस देश का नौजवान गरीब किसान मजदूर सड़कों पर नहीं आएगा इस तानाशाह सरकार के खिलाफ, तब तक ये चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, सत्ता में वही तानाशाह दोबारा आएंगे। अभी आपने देखा कि 6.5 लाख वीवीपैट
जो खराब हालत में पाए गए, 19 लाख ईवीएम इस देश से गायब हो जाता है, तो बहुत बड़ा सवाल इस देश की चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर खड़ा होता है कि किस तरीके से चुनावों को जो है इन मशीनों द्वारा प्रभावित किया जा रहा है। और बेईमानी से, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि बेईमानी से इस देश में चुनाव लड़ा जा रहा है। और अब चुनाव से नहीं फैसले होंगे, अब सड़कों पर फैसले होंगे, क्योंकि जब सड़कें जो है चुप हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। इस बात को आप समझिए। और हम बार बार कह रहे हैं कि हमें इस देश के युवाओं को, इस देश के किसानों को, इस देश के खिलाड़ियों को बरगलाने का काम न करें, क्योंकि फिर हमारी बांध, हमारी सीमा को कोई वो नहीं कर पाएगा। मैं बार बार बहन कह रहा हूँ, हम पीड़ित हैं। आज लगातार इस देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, लगातार जो है फसलें उसकी आपदा से ख़राब हो रही हैं। ये सरकार बजाय किसानों से, नौजवानों से लड़ने के, उसके मुद्दे को जो है रखने का काम करे, देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए। आज आप देखिए हर त्योहारों को किस तरीके से सांप्रदायिक जो है रंग दिया जा रहा है और किस तरीके से भड़काया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं इस देश में आने वाले समय में सिविल वॉर की एक बहुत बड़ी आहट को मैं महसूस कर रहा हूँ। अगर ये सरकार नहीं जागेगी तो ये देश फिर से सीरिया बन जाएगा, क्योंकि जिस देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है वो देश सालों साल पीछे चल जाता है। और प्रधानमंत्री जी जो लगातार इस देश को मजहब के जो है उससे चश्मे से देख रहे हैं और कहते हैं कि कपड़ों से पहचानो। आज मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग मस्जिद के सामने खड़े होकर के जो है नारे लगा रहे हैं, जो अपराधी लिंच करते समय जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जो लोग अपराधियों को मारकर, आज देखिए कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है स्नेह और जो है सच्चाई के प्रतीक हैं, उनको किस तरीके से इस देश में हिंसा का प्रतीक बनाया जा रहा है। और एक बहुत बड़ा तबका है जो इस हिंसे पर खुश हो रहा है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि हिंसा किसी भी वर्ग के लिए ख़राब है। रेडिकलाइजेशन अगर कहीं भी होगा, आज हम इसका खंडन करते हैं कैमरे के सामने आपके कि राम के भक्त कभी भी हिंसा नहीं कर सकते हैं। राम के भक्त कभी भी जय श्री राम का नारा लगा के किसी की जान नहीं लेते हैं। राम के भक्त किसी को भी लिंच करके, उसकी हत्या करके राम का नारा नहीं लगाते हैं। ये वही लोग हैं जो चंद वोटों के लिए इस देश को बांट रहे हैं, चंद वोटों के लिए। बहन, तो क्या जनता जाग रही है? जनता को नजर आ रही हैं चीजें? जनता खूब जाग रही है। इस देश की जनता जब अंग्रेज़ों को भगा सकती है तो ये तो हमारे ही लोग हैं जो भटक गए हैं, जिनका ब्रेन वॉश हो गया है। बार बार लगातार इस देश में माहौल ख़राब किया जा रहा है, लेकिन हम अपने जो है इस देश की सेक्युलर परंपरा को आगे ले जा करके इस तानाशाह कट्टर चरमपंथी ताकतों के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे और अपनी मजहबी एकता को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।